Welcome back student. Hope everybody fit and fine. So today we will start our new chapter number 10, Introduction to C language, and we are in the session number 1. So student, C language is a programming language and chapter number 10 is a totally practical oriented chapter. Chapter number 10, 11, 12, 13, 14 and 15 ये सारे चैप्टर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर हैं. फिर भी मैं आपको थियोरिटिकली एक्सप्लेन करूँगा. प्रैक्टिकल तो मैं यहाँ पे आप लोग को करके दिखा नहीं सकता, बट जितना मैं थियोरिटिकली प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ वो सारा आपको ध्यान में रखना है. सेकेंड थिंग, जो भी उसके रिगार्डिंग एडिटर यूज़ होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. प्रोग्राम कैसे रन करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. क्लियर? सो ध्यान से देखना कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ क्या है, कैसे हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे. राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 10. In chapter number 9, we have learned what is flowchart and algorithm. First of all, what is flowchart and algorithm? Flowchart क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है. अल्गोरिदम क्या है वो भी मैंने आपको लास्ट सेशन में एक्सप्लेन कर दिया है. राइट? फ्लोचार्ट जब भी आप क्रिएट कर लोगे, कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्लो चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा. फ्लो चार्ट पे से आप अल्गोरिदम को क्रिएट कर पाओगे. पहले अल्गोरिदम नहीं क्रिएट होगा, पहले फ्लो चार्ट क्रिएट होगा, उसके बाद आप अल्गोरिदम क्रिएट कर पाओगे उसके हिसाब से. राइट? और फ्लो चार्ट और अल्गोरिदम दोनों क्रिएट हो जाएंगे तो उसके बाद आप अपने हिसाब से प्रोग्राम लिख पाओगे. We also learn how to develop an algorithm. The fact is that flowchart and algorithm from basic solution to any problem. See, यहाँ पे लिखा है कि basic solution of any problem. That means कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्लो चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फ्लो चार्ट पे से आप उसका जो भी अल्गोरिदम है वो आप इजीली क्रिएट कर पाओगे. क्लियर? वी देन कन्वर्ट दिस फ्लो चार्ट और अल्गोरिदम इनटू अ प्रोग्राम. मैंने आपको वही पहले बोल दिया कि फ्लो चार्ट और अल्गोरिदम पे से आप प्रोग्राम जनरेट कर पाओगे. फॉर writing programs many language are there. C language is one of them. In this chapter we will be introduce you C language. We are going to discuss following point: structure of C language, keyword, variable, constraint of C language, execution of a C program. So ये सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब ये टॉपिक आएगा तब. राइट? नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ अ सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है वो हम देख लेते हैं. सी लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस इन 1972 एट AT&T बेल लेबोरेटरी ऑफ USA बाय मिस्टर डेनिस एम रिची. राइट? किसने इन्वेंशन किया था सी लैंग्वेज का? तो डेनिस एम रिची. राइट? In which year? 1972 at AT&T Bell Laboratory of USA. Most IMP MCQ. It was made using BCPL, means Basic Combined Programming Language. BCPL was known as B language which does not contain data type. Right? क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि डेटा टाइप क्या है. डेटा टाइप के रिगार्डिंग जब भी टॉपिक आएगा तो मैं डेटा टाइप क्या है वो एक्सप्लेन करूँगा. बट BCPL लैंग्वेज में डेटा टाइप का यूज़ नहीं होता है. राइट? बट सी लैंग्वेज में आप डेटा टाइप का यूज़ कर पाओगे. सी लैंग्वेज डेटा टाइप को अंडरस्टैंड कर पाएगा. सी इज द लैंग्वेज विच अंडरस्टैंड डेटा टाइप. इट हैज़ 32 keywords and built-in function, library function. Most IMP MCQ. It was 32 keywords and built-in function. सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन भी अवेलेबल है. वो कीवर्ड्स और बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ हमें प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए करना है. मेन पर्पस ऑफ सी लैंग्वेज was to develop system software. We can develop all type of software, therefore it is known as general purpose programming language. It was introduced in 1972 but it is started in 1989 as per the ANSI stands, American National Standard Institute. After that is called known as ANSI C. It can work all type of hardware and operating system. This feature is called portability. C language also support machine language, so it can also known as middle language. So ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलपिंग के लिए यूज़ करते थे. सी यहाँ पे उन लोगों ने बोला है कि वी कैन डेवलप ऑल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर.
राइट। सो जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो वो सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, राइट। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई थी, बट इन 1989 में उन लोगों ने ANSI स्टैंडर्ड मीन्स अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से वो जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको उन लोगों ने ANSI करके उन लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया, राइट। इट कैन वर्क ऑल टाइप ऑफ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हर एक हार्डवेयर पे या फिर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर पाओगे, राइट। एंड मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू इज सी ऑल्सो सपोर्ट मशीन लैंग्वेज। मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू मशीन लैंग्वेज मीन्स व्हाट, बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1 फॉर्म, राइट। जो उसको पता चलता है 0 और 1 फॉर्म। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, right. It is also known as middle language. Most IMP MCQ क्लियर। हिस्ट्री मोस्ट IMP MCQ ये टॉपिक में से आ सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम आर द बेसिक स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मैंने पहले ही बोल दिया कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पहले फ्लो चार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप एल्गोरिदम को सॉल्व कर पाओगे, क्लियर। और फ्लो चार्ट एल्गोरिदम दोनों सॉल्व कर पाओगे तभी वो दोनों पे से आप प्रोग्राम जनरेट कर पाओगे, राइट। The step to solve any problem are converted to flowchart and algorithm. The first question we might ask is what is the need of programming language, right? आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर algorithm और flowchart से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों इंट्रोड्यूस हुई? Why not write program in the language that we already know how to write and read in, like English and Gujarati? Well, the answer is sentence in such language may not have just one meaning. आपको पता है कि आप कोई भी लैंग्वेज का यूज करो, कोई भी वर्ड या फिर कोई भी सेंटेंस, उसका 2 मीनिंग होता है, राइट। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल हम गुजराती लैंग्वेज में कोई भी वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड को 2 मीनिंग भी निकलता है, कोई वर्ड का 2 मीनिंग भी निकलता है, आपको पता है, राइट। सो दैट डज नॉट वर्क वेल इन कंप्यूटर। सो कंप्यूटर में ऐसे 2 मीनिंग, कोई भी वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं तो कंप्यूटर को पता नहीं चलता कि ये क्या कहने वाला है, कि ये इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्लियर। सो इसलिए उन लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, राइट। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी है उसका एक ही फॉर्म होगा, राइट, एक ही लैंग्वेज होगी, वही लैंग्वेज पे आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, clear. For computer to work properly, each sentence has to be clear and precise. Programming language when used allow us to write an instruction that has only one meaning. It consists of predefined rules, those rules for syntax of that language. Hence, learning a programming language is only learning new syntax to represent the instruction we want to give to the computer. It is like learning new grammar when we learn new language, right? So C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी उसका एक फॉर्म है, उसका एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। और वो स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी सिंटेक्स है, वो सिंटेक्स और उसके जो भी रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। सो उसकी बेसिकली नीड क्या है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिकली नीड क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो भी लैंग्वेज है जो हमें ऑलरेडी पता है, राइट, जो हम उसको लिख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, तो वो जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम क्रिएट कर सकते हैं, बट वही लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज के डबल मीनिंग होते हैं, राइट। सो कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड कि आपका एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तो इसीलिए उन लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया कि आप जब भी प्रोग्राम लिखोगे तो आप एक ही लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, एक ही लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिख पाओगे, क्लियर। नेक्स्ट इज need of translator. Computer however does not understand the language that we spoke, neither does it understand the programming language. It's only understand 0 and 1. 0 and 1 means what? Machine language. चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही आ गया था, राइट,
कि 0 and 1 मीन्स व्हाट, मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टूड ओनली मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज और 0 और 1 फॉर्म, राइट। उसको नहीं पता चलेगा कि आप क्या लिख रहे हो, क्या टाइप कर रहे हो, उसको नहीं पता चलेगा। आप जब भी इंग्लिश में कोई भी स्पेलिंग या फिर सेंटेंस टाइप करते हो तो उसको नहीं पता चलेगा। वो क्या करेगा, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, राइट। उसका जो भी फॉर्म है, उसका जो भी लैंग्वेज है, उसके फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगा। तो इसीलिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, राइट। वो फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद आप उस पर प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, राइट। तो वो जो भी प्रोसेसर है उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, right? Consider that there are two person X and Y who does not know each other language. Person X is known Gujarati while person Y known is Hindi. How would those two person communicate? The option is third person Z who know the both language, right? सिंपल एग्जाम्पल है कि मेरे दो फ्रेंड है मेरे, राइट। एक फ्रेंड को गुजराती आती है, सेकंड फ्रेंड को हिंदी आती है, राइट। हिंदी वाले को गुजराती नहीं आती है, गुजराती वाले को हिंदी नहीं आती है। अभी वो दोनों कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो कम्युनिकेट करवाना है दोनों को, तो बीच में इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट मीन्स व्हाट, कंपाइलर होना चाहिए, ट्रांसलेटर होना चाहिए, राइट। वो क्या करेगा कि जो गुजराती समझता है वो उसकी लैंग्वेज को, वो जो भी बोल रहा है, वो जो भी सेंटेंस है उसका, वो इंटरमीडिएट लेगा और उसको ट्रांसलेट करके जो हिंदी समझता है उसको एक्सप्लेन करेगा। और हिंदी वाला अपना जो भी सेंटेंस है वो इंटरमीडिएट को देगा, दैट मीन्स ट्रांसलेटर को देगा, जो थर्ड पर्सन है उसको देगा और वो एक्सप्लेन करेगा गुजराती में। क्लियर? सो इसीलिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। क्लियर? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यही है कि आप जब भी प्रोग्राम लिखोगे तो प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हम कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटर रखते हैं, राइट। जैसे कंप्यूटर भी 0 और 1 फॉर्म ही समझता है। हम जब भी टाइपिंग करते हैं, कीबोर्ड से इनपुट देते हैं तो वो इंग्लिश में जाता है, राइट। बट इंग्लिश वो समझता नहीं है, वो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? 0 और 1 फॉर्म, दैट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। तो वही फॉर्म को वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर, और उसके बाद उसका जो आउटपुट होगा वो आपके सामने वो डिस्प्ले करेगा। Clear? Here person Z is known as translator, and the process of converting the one language to another is known as translator. The problem of computer not understand our language is solved by using software programming called translator. This translator is known as compiler. Most IMP MCQ, right? जो भी translator होता है हम उसको compiler बोल सकते हैं। Clear? Next is program and characteristic of a program. A program can be defined as finite set of precise and clear instruction given to the computer for performing a predefined task. The process of writing those step by the step instruction using a choice language is known as programming. First is a program must end after finite number of steps. The instruction of program must be precise defined. Example, it should not have multiple meaning. पहले ही मैंने बोल दिया कि प्रोग्राम आप जब भी लिख रहे हो प्री डिफाइन होना चाहिए, प्रीसियस होना चाहिए, मीन्स क्लियर होना चाहिए, राइट। और उसका डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। क्लियर? सो डबल मीनिंग होगा तो पता नहीं चलेगा कि हमें, कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि ये क्या कहना चाहता है। क्लियर? ऑल द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इफेक्टिव. Example, they should be carried out exactly. A program may take 0 or more input. A program may produce 1 or more output. Clear? Next is स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम. अभी जब भी आप प्रोग्राम क्रिएट करोगे तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल कि आप मैथ्स में कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो तो इक्वेशन के रिगार्डिंग हमें फॉर्मूला होती है, राइट. वो फॉर्मूला के हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी वो इक्वेशन आपका सॉल्व हो पाएगा. सेम यहाँ पे सी प्रोग्राम में भी आपको उसका स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, राइट. सी प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ ब्लॉक कॉल्ड फंक्शन. अ फंक्शन इज मेड अप ऑफ one or more statement used for performing a predefined task, राइट. सी स्ट्रक्चर को उन लोगों ने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज ऑप्शनल सेक्शन,
second one is compulsory section for all executable C program, and last one is user defined function, right? So ये 3 सेक्शन में क्या होता है वो हमें देखना है. फर्स्ट इज ऑप्शनल सेक्शन, उसमें क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, सिंबॉलिक कंस्ट्रेंट. थर्ड वन इज फाइल इंक्लूड सेक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल, राइट? ये क्या है हमें देखना है. नेक्स्ट इज फर्स्ट वन इज सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. मैंने पहले ही बोल दिया कि 3 पार्ट में उन लोगों ने डिवाइड किया है. तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज ऑप्शनल, सेकंड वन इज कंपलसरी एंड थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड. ऑप्शनल में कौन कौन से चीज़ें वो मैंने बोल दिया, डॉक्यूमेंटेशन, सिंबॉलिक, फाइल इंक्लूड, ग्लोबल. एंड कंपलसरी मीन्स व्हाट, आपका जो प्रोग्राम है, राइट, जो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, आपका जो भी प्रोग्राम का जो भी सॉल्यूशन है, आपका जो भी फंक्शन है, जो भी वेरिएबल है, जो भी आपका डिक्लेरेशन पार्ट है, जो भी आपका स्टेटमेंट है, वो सारे जो भी चीज़ सारे फंक्शन कहाँ पे आएंगे? मेन फंक्शन के अंदर. दैट मीन्स वो हमारा मेन पार्ट है, राइट. एंड लास्ट वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. दैट मीन्स यूजर वो फंक्शन क्रिएट करता है, राइट, और वो फंक्शन का यूज हम हमारे प्रोग्राम में करते हैं, राइट. तो सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट वन इज ऑप्शनल, सेकंड वन इज कंपलसरी सेक्शन एंड थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. नेक्स्ट इज documentation section. This section is an optional section as the name indicate. It is used for the purpose of documentation. It is enclosed with the /* and / most IMP MCQ. Document section is the optional section, right? And जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है उसका मेन पर्पस क्या है कि आप जब भी कोई भी कमांड लिखोगे उसको आपको एनक्लोज करना है, राइट. तो आप कमेंट का यूज कर पाओगे, राइट. सो कमेंट कहाँ पे, ये जो है वो उसको हम कमेंट भी बोल सकते हैं, राइट. Whenever the text is enclosed between /* and // it is considered as a comment in C. Most IMP MCQ हम उसको comment बोल सकते हैं. ये जो लिखा है उसको हम comment बोल सकते हैं, राइट. Comment are not processed by a C compiler and are left as it is, राइट. अगर आप प्रोग्राम में कोई भी ऐसा सेक्शन है वहाँ पे आपने एक्स्ट्रा स्टेटमेंट रखे हुए हैं या फिर एक्स्ट्रा कोडिंग किया हुआ है, उसको आपको कमेंट में लिखना है. तो आप कमेंट में लिखोगे तो क्या होगा, जितना भी सेक्शन आपने कमेंट में लिखा है वो इनविजिबल हो जाएगा. दैट मीन्स वो जो कोड है वो कोड से हमारे प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं होगा. क्लियर, आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा. क्लियर, तो आप कमेंट का यूज तब कर सकते हो. दिस सेक्शन इज नॉर्मली यूज टू टेल अबाउट द पर्पज ऑफ प्रोग्राम, ऑथर, डेट ऑफ क्रिएशन, एक्सेट्रा. Symbolic constraint definition. To use symbolic constraint in our program, we need to use has defined as a prefix to it. Here has defined is known as a preprocessor directive. It instructs the compiler to replace all occurrence of symbol constraint with the value specified against it. Normally symbolic constraints are defined using capital लेटर. सिंबॉलिक कंस्टेंट, राइट, उसको हम हैज डिफाइन से लिख सकते हैं. सिंबॉलिक कंस्टेंट को प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं, राइट. और हियर हैज डिफाइंड फंक्शन इज नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. क्लियर. सो सिंबॉलिक कंस्टेंट का यूज कहाँ पे होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब प्रोग्राम आएगा तब, राइट. बट हैज डिफाइन से हम हमारे जो भी सिंबॉलिक कंस्टेंट है उसको हम लिख पाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट इज फाइल इंक्लूड सेक्शन. C provide inbuilt or library function, example power or square root. Those functions have a predefined purpose, like power function is used to calculate value of x raised to given power, and square root is used to find a square root of a given number. Those files are known as a header file in C. The extension of a header file is .h. Most IMP MCQ. प्रोग्राम जब भी स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट आपकी हेडर फाइल ही होगी. हेडर फाइल से ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा. वी यूज टू सिंटेक्स इज हैज इंक्लूड फाइल नेम. दैट मीन्स आपका हेडर फाइल होगा जो भी होगा वो, और .h. To include header file in our program, table given the list of header file available in C and their uses. See, there are 5 header files available in C program. First one is stdio.h means standard input output file. जो भी input output के रिगार्डिंग जो भी फाइल यूज होगी वो stdio.h हेडर फाइल के अंदर होगी. Then character testing and conversation function.
राइट। सी टाइप डॉट एच मीन्स कैरेक्टर टेस्टिंग, कैरेक्टर के रिगार्डिंग जो भी हेडर फाइल होगी वो आपको सी टाइप डॉट एच के अंदर मिल जाएगी। देन मैथमेटिकल फंक्शन मैथ डॉट एच, जो भी मैथमेटिकल फंक्शन आपको यूज करना है तो आपको मैथ डॉट एच का यूज करना पड़ेगा, ये हेडर फाइल का यूज करना पड़ेगा। देन stblib.h, that means different type of function use of string conversion, memory allocation and random number generation के लिए जनरेशन के लिए हम ये हेडर फाइल का यूज करेंगे। लास्ट इज string.h, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन, राइट। आपको स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करना है, स्ट्रिंग रिगार्डिंग आपको प्रोग्राम क्रिएट करना है तो आप ये हेडर फाइल का यूज कर पाएंगे। इन स्टैंडर्ड 10 हमें चैप्टर नंबर 10 के अंदर चैप्टर नंबर 10 से 16 के अंदर हमें सिर्फ 3 हेडर फाइल का यूज करना है। फर्स्ट इज stdio.h, सेकेंड इज मैथ एंड लास्ट हमारी स्ट्रिंग। यही हमें ये 3 हेडर फाइल का ही सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हैं, राइट। और यहाँ पे जो डेटा टाइप यूज होगी, जो टाइप यूज होगी, राइट, कैरेक्टर के लिए कौन सी टाइप होगी, डबल के लिए कौन सी टाइप होगी, फाइल के लिए कौन सी टाइप होगी, इंटीजर के लिए कौन सी टाइप होगी, लॉन्ग के लिए कौन सी टाइप होगी, पॉइंटर के लिए कौन सी टाइप होगी, स्ट्रिंग के लिए कौन सी टाइप होगी, इंटीजर के लिए, अनसाइंड इंटीजर के लिए कौन सी टाइप होगी, ये सारी टाइप है, राइट। सो ये टाइप का भी यूज होगा हम हमारे प्रोग्राम के अंदर की, इसका यूज क्या है वो प्रोग्राम में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्लियर। नेक्स्ट इज ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन फंक्शन। C variables are governed by scope. A scope of C variable is decided by using opening and closing curly brackets. The variable defined within a curly bracket are known as a local variable. Those variable cannot be used outside to the scope. At time we need to use a variable in all the functions. Such as a variable is known as a global variable. This variable is defined before defining all the function, right। जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे वो सारे प्रोग्राम कर्ली ब्रैकेट के अंदर होंगे। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट होना जरूरी है। अगर आप प्रोग्राम में बीच में कहीं पे भी ब्रैकेट को क्लोज करना, ओपन करना रह जाएगा तो प्रोग्राम में एरर आ सकता है, प्रोग्राम में एरर जनरेट हो सकता है, राइट। मेन फंक्शन मीन्स व्हाट, कि आपका मेन पार्ट जहाँ पे आपको प्रोग्राम के फंक्शन एग्जीक्यूटेबल पार्ट जो भी होगा आपका वो आपको लिखना है। ऑल सी प्रोग्राम कंटेन वन फंक्शन विद द नेम इज मेन फंक्शन। दिस इज द फंक्शन फ्रॉम वेयर द execution of any C program start. The control is first translate to this function and from here rest of the ऑपरेशन आर कैरिड आउट, क्लियर। सो मेन फंक्शन के अंदर आपका जो भी फंक्शन होगा, मेन फंक्शन आपको जिस पे प्रोग्राम क्रिएट करना है उसके रिगार्डिंग जो भी फंक्शन होगी, उसके रिगार्डिंग जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, जो भी होगा आपका प्रोग्राम, वो प्रोग्राम आपको मेन फंक्शन के अंदर लिखना है। दैट मीन्स ये हमारा मेन पार्ट है प्रोग्राम के अंदर। यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन, दैट मीन्स व्हाट, कि यूजर वो फंक्शन क्रिएट करता है और अपने हिसाब से वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। सी प्रोवाइड अस अ फैसिलिटी ऑफ ब्रेकिंग अ सिंगल प्रोग्राम इनटू अ सेट ऑफ स्मॉल पीस। दोज पीस आर नोन एज अ फंक्शन। इन दिस सेक्शन वी डिफाइन all the additional function used in our program. So user defined function कौन क्रिएट करता है? यूजर खुद वो प्रोग्राम जनरेट करता है, राइट। और वो प्रोग्राम का यूज हम अपने वो फंक्शन का यूज हम अपने प्रोग्राम में कर पाएंगे, क्लियर। सो स्टूडेंट, होप यू आर अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।